नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भू कानून को लेकर नए साल पर धामित सरकार का धाकड़ फैसला। राज्य में कृषि भूमि की खरीद फरोख्त पर लगाई रोक। बाहरी लोगों को जिलाधिकारी भूमि क्रय पर नहीं देंगे स्वीकृति। धामित सरकार ने तैयार किया 2024 का रोड मैप। मुख्यमंत्री बोले सिलसिलेवार होगा सभी मामलों पर काम। आगामी चुनावों को संपन्न कराना एक बड़ा चैलेंज। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को मिले नए निदेशक। महावीर बिष्ट ने संभाली शिक्षा निदेशक की जिम्मेदारी। कहा शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर करने पर होगा फोकस। नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ प्रदेश भर में निजी ट्रांसपोर्टर और रोडवेज बस चालकों की हड़ताल। यात्री रहे परेशान, नियमों में बदलाव की कर रहे मांग। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास कौलागढ़ के भवन का लोकार्पण किया। इस भवन का शिलान्यास पिछले साल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही किया था। 4,09,40,000 रुपए की ये लागत से बना भवन 1 साल से कम समय में बनकर तैयार हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर इस छात्रावास के बच्चों को कंबल भी बांटे। साथ ही बच्चों को छात्रावास में दी जा रही सुविधाओं का जायजा भी लिया। इस छात्रावास में 100 बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था की गई है। बीते साल धामी सरकार ने जहां कई बड़े फैसले लिए, तो वहीं नए साल की शुरुआत में ही धामी सरकार ने धाकड़ फैसला ले डाला है। सरकार के इस फैसले को भू कानून की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। नए साल में धामी सरकार का धाकड़ फैसला। भू कानून की दिशा में उठाया बड़ा कदम। बाहरी लोगों की जमीन खरीदने पर रोक। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर जनता के बढ़ते आक्रोश के बीच धामी सरकार ने नए साल की शुरुआत में ही बड़ा कदम उठा दिया है। नए साल के मौके पर धामी सरकार ने भू कानून की दिशा में धाकड़ फैसला लेते हुए बाहरी प्रदेशों के लोगों के लिए उत्तराखंड में कृषि भूमि खरीदने पर रोक लगा दी है, जिसे लेकर सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले को कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां भू कानून को लेकर सरकार के द्वारा एक कमेटी पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट सरकार को दे दी गई है, तो वहीं इसी कमेटी की रिपोर्ट का परीक्षण करने के लिए अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी की अध्यक्षता में भी एक कमेटी गठित की जा चुकी है। लेकिन कमेटियों की रिपोर्ट पर सरकार कोई निर्णय ले, उससे पहले सरकार के इस फैसले को बड़े और कड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। मैंने पिछले वर्ष मई में भी कैबिनेट में इस बात की चर्चा की थी और एक हमने निर्णय तभी ले लिया था कि प्रदेश के अंदर जितने भी प्रकार की जो ज़मीनें खरीद रहे हैं उनका पहले हम वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन करने के बाद उसको जो है जो विधिक मान्यता है या स्वीकृति है वो प्रदान करेंगे। और आज इसने नए वर्ष में हमने जो कृषि के लिए जो भूमि अन्य लोगों के द्वारा खरीदी जाती है उस पर हमने अभी रोक लगा दी है। अन्य जो जमीन है उसका भी वेरिफिकेशन हम सभी का करेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार भू कानून की मांग को लेकर सरकार पर समय समय पर हमलावर नजर आती रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सिर्फ ये निर्णय उचित नहीं है, इसीलिए सरकार सख्त भू कानून लाए और उस पर काम करे। राज्य बनने के बाद 2002 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने इस राज्य के अंदर एक भू कानून लाने का काम किया। तत्पश्चात मोहन चंद खंडूरी जी ने उस भू कानून को और सख्त करने का काम किया, लेकिन फिर से भाजपा की सरकार आने के बाद उन्होंने इस भू कानून को ध्वस्त करने का काम किया। एक बड़े लंबे अंतराल के बाद सरकार ने फैसला लिया है कि कृषि भूमि जो है वो ना तो खरीदी जाएगी ना बेची जाएगी, उस पर रोक लगाई है। लेकिन जब तक भू कानून नहीं आ जाता है तब तक मैं समझता हूँ ये कदापि उचित नहीं है। सरकार एक मजबूत भू कानून लाए, जो उत्तराखंड के लोग चाहते हैं तदनुसार कार्य करे। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर समय समय की सरकारों के द्वारा बदलाव भी किए गए, लेकिन सबसे सख्त भू कानून खंडूरी सरकार के समय रहा। लेकिन उत्तराखंड में इस समय हिमाचल तर्ज पर भू कानून लागू करने की मांग उठ रही है।
ऐसे में देखना होगा कि जब कमेटी परीक्षण की रिपोर्ट सरकार को सौंपती है तो उसके बाद सरकार क्या कुछ फैसला भू कानून को लेकर लेती है, ताकि उसे उत्तराखंड के इतिहास में सबसे सख्त भू कानून माना जाए। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। नए साल के पहले दिन से धामी सरकार एक्टिव मोड पर है। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने साल 2024 के लिए पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार सिलसिलेवार सभी मामलों पर काम करेगी। बता दें कि साल 2024 में धामी सरकार सामने उनके कई चुनौतियां हैं। राज्य में लोकसभा चुनाव है, निकाय चुनाव को संपन्न कराने के अलावा यूसीसी, मूल निवास, लोकायुक्त की नियुक्ति किसी चैलेंज से कम नहीं है। चुनौतियां हैं और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, ईश्वर की कृपा से सभी चुनौतीपूर्ण जो हमारे मुद्दे रहे हैं, चुनौतीपूर्ण विषय रहे हैं, उन सभी पर हमने निर्णय लिए हैं और आगे भविष्य में भी उन सब पर निर्णय लेंगे। प्रदेश के हित में जो भी जरूरी निर्णय होगा वो हम लेने में कतई भी पीछे नहीं हटेंगे। इन्वेस्टर समिट में साइन हुए एमओयू को अब सरकार धरातल पर उतारने का काम कर रही है। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने साफ कहा है कि उत्तराखंड में सभी विभागों में ग्राउंडिंग को लेकर सीएम धामी के निर्देश पर काम हो रहा है। एमडीडीए को 10,000 करोड़ का लक्ष्य मिला था, जिसमें से 5,000 करोड़ को अभी तक धरातल पर उतार दिया गया है। वहीं एमओयू को धरातल पर उतारने को लेकर सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, कांग्रेस ने उन्हें नाकाफी बताया है। एमडीडीए में जितना हमें लक्ष्य दिया गया 10,000 करोड़, उसमें आधे से ज़्यादा अब तक हम लोगों ने ग्राउंडिंग कर लिया। जो अभी बचा हुआ है शेष 4,500 करोड़ है, उसको भी हम लोग अगले 1 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। शिक्षा विभाग के तहत अलग अलग जिलों में बोर्डिंग और डे स्कूल जो होते हैं उसको बनाने के लिए प्रस्ताव मिले हैं और उनकी जो एक आम जो अगर बात करें उनकी जो परीक्षा है वो जिलों में ज़मीन की उपलब्धता को लेकर है, तो समय जिलाधिकारी को हमने पत्र लिखा है। क्योंकि अच्छी बात है, प्रति क्षेत्रों में भी इस तरह के बोर्डिंग स्कूल बनाने के प्रस्ताव आए हैं, तो उसके साथ में बैठक करने वाले हैं। बैठक करके जहाँ पर उनको जगह मुफीद लगेगी वहाँ पर ज़मीन दिलाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, सरकार ने 3.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने की बात कही है। एमओयूज़ साइन किए हैं सरकार ने, लेकिन धरातल में अभी तक एक भी एमओयू धरातल में नहीं उतरा है। न कोई इन्वेस्टर यहाँ आया है, न किसी ने कोई विलिंग दिखाई है कि मैं फला जगह पर फैक्ट्री लगा रहा हूँ या लगाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। उत्तराखंड राजकीय शिक्षक संघ द्वारा शिक्षकों की मांग को मुखरता से उठाए जाने के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जल्द ही शिक्षक संगठन के साथ बातचीत करने के निर्देश दिए हैं। एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षक संगठन के अध्यक्ष राम सिंह चौहान और प्रांतीय महामंत्री रमेश पैनुली द्वारा मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई और इस दौरान उन्होंने शिक्षकों की मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी को निर्देश दिए कि जल्द ही शिक्षक संगठन के साथ बैठक की जाए। आज एक यहाँ पे एक कार्यक्रम होना था, छात्रावास का लोकार्पण होना था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और मैं और मेरे महामंत्री जी और कोषाध्यक्ष जी यहाँ पर उपस्थित थे और एक सूक्ष्म भेंट हम दोनों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से की गई और जो हमारे लंबित प्रकरण है उनका समाधान कैसे हो, तो इस संदर्भ में उन्होंने हम जो हमारे आदरणीय महानिदेशक तिवारी जी हैं उन्हें निर्देश किया कि तुरंत शिक्षक संगठन की एक बैठक मुख्यमंत्री जी से करवाई जाए। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को नए साल के अवसर पर नए निदेशक मिले हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक पद से सीमा जौनसारी के सेवानिवृत्त होने पर महावीर बिष्ट को प्रभारी शिक्षा निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिक्षकों के प्रमोशन के साथ शिक्षा विभाग में क्या कुछ प्राथमिकताएं महावीर बिष्ट ने बताई हैं, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने। नए साल के अवसर पर माध्यमिक शिक्षा विभाग को नए निदेशक मिला है और जो महावीर बिष्ट जी हैं उनको नई जिम्मेदारी प्रभारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक के तौर पर मिली है। विजय, सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे जो नई जिम्मेदारी आपको मिली है, क्योंकि शिक्षा बेहद ज़रूरी है जीवन के लिए और उस डिपार्टमेंट की अब निदेशक की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं। देखिए, हमारे प्रदेश में शिक्षा विभाग और विशेषकर माध्यमिक शिक्षा बहुत बड़ा क्षेत्र है और हमारी भूमिका भी बड़ी हो जाती है। हमारे पास मैन पावर भी सर्वाधिक है इस प्रदेश का, और सबसे बड़ी बात यह है कि
बच्चों के लिए हमें सोचना है, क्योंकि शिक्षा विभाग जो शिक्षा देता है वो बच्चों को देता है। तो बच्चों की शिक्षा कैसी हो, अभिभावक किस प्रकार से संतुष्ट हों, ये हमारे लिए चुनौती होगी और हमें इसी पर काम करना होगा। लेकिन इसको जो अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है वो हमारे शिक्षकों की रहती है। और शिक्षकों की जो मांगे हैं, ये भी मेरा जो है परम कर्तव्य होगा कि जो उनकी मांग है सरकार और शासन के साथ में बैठ करके उनका हल निकाला जाए, क्योंकि अगर शिक्षक संतुष्ट होगा तो मैं समझता हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन भी हमारी अच्छी रहेगी। क्या कुछ आपको लगता है, क्योंकि 31 दिसंबर तक जो है वो शिक्षकों के द्वारा भी अल्टीमेट दिया गया था कि उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वो फिर आंदोलन की तरफ रुख करेंगे, हालांकि प्रदेश में एस्मा लागू हुआ है। क्या आपको लगता है कौन सी शिक्षकों की वो मांगे हैं, खासकर प्रमोशन की बात करें तो क्या आपको लगता है कि इसका समाधान निकाला जा सकता है, क्योंकि जो पेचीदा बना हुआ है? देखिए, शिक्षकों की जो प्रमुख मांग है वो पदोन्नति है और मैं भी आहत हूँ कि सभी लोगों की पदोन्नतियाँ हो रही है, लेकिन शिक्षकों की पदोन्नतियाँ काफ़ी समय से लंबित हैं। और मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता एज ए डायरेक्टर जो भी संभव होगा, जहाँ भी जाना होगा मैं जाऊँगा। ये मेरी अभी मैं कह नहीं सकता हूँ कि मेरी क्या रणनीति होगी, लेकिन मेरा पूरा प्रयास होगा और मैं पॉजिटिव हूँ कि शिक्षकों की पदोन्नतियाँ अगर हो जाएँ तो शायद सबसे बड़ा काम शिक्षकों की संतुष्टि के लिए ये काम होगा। क्या आपको लगता है, एक तो मंत्री जी ने कहा कि भाई 30 मार्च तक परीक्षाएं संपन्न होनी चाहिए और जो रिजल्ट है वो 30 अप्रैल तक आ जाना चाहिए, ताकि जो नया शैक्षणिक सत्र है उससे जो बोर्ड परीक्षार्थी अगली क्लासों में जाते हैं उनकी पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से शुरू हो जाए। किस तरीके से इस दिशा में काम करेंगे? देखिए, आपको ये पता ही हो गया है कि हमारा जो बोर्ड परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो 27 फरवरी से और 16 मार्च तक ये कार्यक्रम घोषित हो चुका है और हम जो है होली के जस्ट बाद मार्च में ही मूल्यांकन काम प्रारंभ कर देंगे। और हम आश्वस्त हैं पूर्ण रूप से कि माननीय मंत्री जी की इच्छा के अनुसार हम 30 अप्रैल तक रिजल्ट भी जारी कर देंगे। और जब 30 अप्रैल को रिजल्ट जारी हो जाएगा तो ये एक ऐतिहासिक बात होगी शिक्षा विभाग के लिए, क्योंकि इतनी जल्दी कभी रिजल्ट खुला नहीं था। और फिर आगे भी हम उसको मेंटेन करेंगे कि अप्रैल में रिजल्ट खुल जाए, ताकि मई में बच्चे जहां भी एडमिशन लेना होगा और उनके माता पिता जो है अपनी प्लानिंग कर सकें कि हमें कहां जाना है, कहां एडमिशन करना है, पूरा समय उनके पास रहेगा। एक सवाल ये है कि शिक्षा विभाग में जो निःशुल्क किताबें दी जाती हैं वो कि बड़ी समस्या बनती है, क्योंकि आधा शैक्षणिक सत्र गुजर जाता है, किताबें नहीं मिलती हैं। क्या आपकी प्राथमिकता होगी कि वास्तव में जब नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो तो छात्रों के हाथ में किताबें हों? देखिए, हमारा बच्चों के लिए जो किताबों का है वो 2 विकल्प हमारे पास रहेंगे। एक तो हम नई किताबें छपवाएंगे और अभी चूँकि उस पर शासन स्तर पर कुछ निर्णय होने हैं और वो निर्णय जब होगा तभी हम किताबें प्रिंट कर पाएंगे। लेकिन दूसरा विकल्प हमारे पास ये है कि हमने सभी सीयूज़ को और प्रधानाचार्यों को ये आदेशित कर दिया है कि जैसे ही मार्च में परीक्षाएं हो जाएंगी, बोर्ड परीक्षाएं और गृह परीक्षाएं जब भी होंगी, तो बच्चों की किताबें जो है वो अपने पास सुरक्षित वापस मांग लेंगे और बच्चों को जो है वो सरस्वती दान यानी अपनी किताबें वो दान करेंगे। एक कार्यक्रम हम चलाएंगे और वो किताबें स्कूलों में रखी जाएंगी, और ताकि जो नए बच्चे आएंगे तो अगर नई किताबें प्राप्त होने में कुछ टाइम लगेगा तो बुक बैंक के रूप में हम उनको जो है पुरानी किताबें दे पाएंगे और उनका जो पठन पाठन है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो हैं वो महावीर बिष्ट हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि शिक्षकों की जो प्रमुख मांग प्रमोशन की है, क्योंकि सभी विभागों में प्रमोशन की राह खुली है लेकिन शिक्षकों के प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। उनको प्रमोशन मिले ये उनकी पहली प्राथमिकता, साथ साथ छात्रों को जो किताबें हैं नई शैक्षणिक सत्र में ही मिल जाएं, ये भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। कैमरा पर्सन मनोहर के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। केंद्र सरकार की ओर से एमवी एक्ट के नियमों में किए गए बदलाव के विरोध में प्रदेश के निजी ट्रांसपोर्टर्स ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल की है, जिससे ज्यादातर निजी बस, टैक्सी, मैक्सी, ट्रैवलर, विक्रम हड़ताल पर रहे। सभी ड्राइवर्स ने केंद्र सरकार के विरुद्ध जगह जगह पर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं ट्रक चालकों ने भी राजधानी देहरादून में चक्का जाम करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस प्रशासन के साथ हल्की नोकझोंक के बाद सभी चालक ट्रांसपोर्ट नगर धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि जब तक सरकार इस नियम को नहीं बदलती तब तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारी मांग है सर ये है कि ये जो कानून बनाया गया है ये बहुत गलत बनाया गया है। ड्राइवर आदमी की तनख्वाह इतनी नहीं होती है कि ड्राइवर इतने पैसे कहाँ से देगा, 7 लाख रुपए या 10 साल की सजा कहाँ से काटेगा, वो कौन उसे छुड़ाएगा, उसके परिवार को कौन देखेगा। तो मजदूर आदमी है, मजदूर आदमी अपनी मजदूरी कमा रहा। कोई आदमी शराब पी करके गाड़ी के आगे आ जाए, मर जाए तो उसका ड्राइवर जिम्मेदार है। हमारी मांग ये है, कानून तो ठीक बना लेकिन हिट एंड रन केस में जो इन्होंने प्रावधान रखा है
कि 10 लाख रुपया जुर्माना 10 साल की सजा, ये गलत है। क्योंकि हम बड़ी गाड़ी के ड्राइवर हैं, गरीब होते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। कोई कार वाला आके ठोक देता है तो पब्लिक हमें मारती है कि तूने मारा। स्कूटर, मान लीजिए मैं रोड पे जा रहा हूँ, 40 के स्पीड से जा रहा हूँ, गली से निकला, धड़ आगे आ गया, तो मैं उसको उठाऊंगा तो उससे पहले पब्लिक मुझे मार देगी। ये अमित शाह जी को सोचना चाहिए। वही हल्द्वानी में भी ट्रांसपोर्ट व्यापारी एसोसिएशन ने टीपी नगर में नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कानून पर पुनर्विचार करने की मांग की है। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि हिट एंड रन केस के नए प्रावधानों से ट्रक चालकों में डर का माहौल है। उन्होंने बताया कि कई ट्रक चालक नौकरी छोड़कर जा चुके हैं, ऐसे में ट्रांसपोर्ट कारोबार खतरे में पड़ सकता है। कानून बहुत गलत बना हुआ है। जो हम बचपन से अब तक गाड़ी चला रहे हैं, जो कानून आज तक था वही रहना चाहिए। आगे जो कानून काला कानून बनाया है ये गलत है, क्योंकि जब हमसे कोई एक्सीडेंट हो जाए हम सज़ा काटेंगे या अपने बच्चों को पालेंगे। कानून बहुत ही गलत है हमारे लिए। सबसे मेन चीज़ ये है, ये कानून हमारे लिए बहुत ही गलत है। और ये जो हिट एंड रन का केस है, इसको आप जो पुलिस कह रही है कि आप कॉल करोगे 112 में कॉल करके बताओगे, ये 112 में कॉल करने पर यहाँ पर पहाड़ों में तो कहीं पर चौकी है नहीं, और ये 112 में कॉल करने तक तो हमारे साथ बहुत कुछ हो जाएगा। तो और आपने अगर ये कानून लागू किया तो ये आज तक ओवरलोड वालों के ऊपर क्यों नहीं लागू किया आपने? सबसे मेन चीज़ हम ओवरलोड वालों के ऊपर लागू करते हैं ना, जिसके द्वारा ये घटनाएं हो रही है। मर्चेंट नेवी में काम करने वाले देहरादून के अंकित सकलानी 18 दिसंबर से तुर्की से लापता हैं, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। परिवार वाले हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। तो वहीं हैरानी की बात तो ये है कि भारत का एक नागरिक लापता है और शासन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। देखिए रिपोर्ट। 18 दिसंबर से लापता अंकित सकलानी। उत्तराखंड का अंकित तुर्की से लापता, अब तक नहीं मिला कोई सुराग। परिवार लगा रहा गुहार, हमारी भी सुनो सरकार। बड़ी हैरानी की बात है, 18 दिसंबर से मर्चेंट नेवी में काम करने वाला उत्तराखंड का युवक अंकित सकलानी तुर्की से लापता है, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया। अंकित के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें अपने लाल का इंतजार है। शासन प्रशासन से मदद की गुहार है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि भारत का एक नागरिक इतने दिनों से लापता है। उत्तराखंड के युवक को लापता हुए इतने दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। अंकित के परिजनों को इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या, कहां जाएं, किससे सवाल पूछें, क्योंकि इनकी आवाज जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को सुनाई नहीं दे रही। हालांकि उत्तराखंड के अंकित सकलानी के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और सांसद अनिल बलूनी सक्रिय नजर आए। विदेश मंत्री एस जयशंकर से उन्होंने बात की और टर्की में संपर्क कर पता लगाकर अंकित के परिजनों की मदद करने की मांग की। हालांकि इसके बाद क्या प्रक्रिया आगे बढ़ी, क्या अंकित की तलाश की जा रही है या फिर नहीं, इसे लेकर परिवार वालों को कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही कोई उनसे संपर्क कर रहा है, जिसके कारण इस वक्त अंकित सकलानी का परिवार परेशान है। बता दें कि अंकित की पत्नी पिंकी सकलानी ने बताया कि हाल ही में अंकित ने मुंबई की एल्विस शिपिंग कंपनी ज्वाइन की थी और 1 दिसंबर को रूस से टर्की के अलियाक पोर्ट के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान अंकित ने अपनी पत्नी और भाई अंकुश को मैसेज किया कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है और वो जल्द ही घर वापस लौटना चाहते हैं। इस मैसेज के कुछ दिनों बाद 11 और 12 दिसंबर को पिंकी और भाई निशांत के व्हाट्सएप पर मैसेज आया, जिसमें अंकित सकलानी ने बताया था कि अगर उन्हें कुछ होता है तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार होगी। अंकित की पत्नी के मुताबिक 18 दिसंबर को कैप्टन ने कॉल कर अंकित के शिप से कूदने की जानकारी परिवार को दी थी, लेकिन इस बात को परिवार मानने को तैयार नहीं है। अंकित के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है और शिपिंग कंपनी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने आरोप लगाते हुए पूछा है कि जब अंकित की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तो उन्हें घर वापस क्यों नहीं भेजा गया। साइन ऑफ करने में आखिर कंपनी ने इतना समय क्यों लगा दिया? क्या शिप पर कोई गलत काम चल रहा था? आखिर अंकित को शिप में किससे डर लग रहा था? ये तमाम सवाल वो हैं जो परिजनों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन अब तक शासन प्रशासन की तरफ से इस मामले को लेकर मौन बैठना कई सवाल खड़े करता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
अल्मोड़ा में नगर पालिका परिषद में विकसित भारत संकल्प रथ यात्रा के तहत जिला पंचायत परिसर में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में समाज कल्याण विभाग, बाल विकास, उद्योग, आयुर्वेदिक, यूनानी, खाद्य आपूर्ति, श्रम और प्रदान, डाकघर विभाग ने अपने स्टॉल लगाए, जिसमें आम जनता को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। बता दें कि कैंप में शामिल हुए सांसद अजय टंडन ने उज्ज्वला योजना के 5 और पीएम आवास के 11 लाभार्थियों को चेक बांटा। तो ये रथ पूरे देश भर में चल रहे हैं, हर एक गांव को, न्याय पंचायत तक और नगर पालिका तक जा रहे हैं, शहरों तक जा रहे हैं, और जो छूटे हुए लोग हैं उन सबको भी ये कवर करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा करना है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं उसको भी, हर व्यक्ति को, हर परिवार को उसकी मूलभूत सुविधाओं को साथ साथ उसके को रोजगार देना, उसको स्वावलंबन बनाना, तो ये मुख्य उद्देश्य विकसित भारत संकल्प यात्रा का है। वहीं भगवानपुर नगर पंचायत में भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें तमाम विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के साथ उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। बता दें कि शिविर में बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए, जिन्होंने ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का पड़ाव आज यहाँ पर था, भगवानपुर नगर पंचायत द्वारा आयोजित किया गया। तो यही कार्यक्रम यहाँ पर मोदी सरकार की गारंटी की गाड़ी आज नगर नगर घूम रही है। हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा ये दिल्ली से चल के पूरे गांव होते हुए आज इस नगर पंचायत हमारी भगवानपुर में पहुँच गई है, और इसमें 18 विभागों के अधिकारी हैं, जो सरकार के स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, सब विभाग के, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, सबने अपना प्रेजेंटेशन दिया है, उनकी क्या योजनाएं हैं और वो लोगों की क्या सेवा कर सकते हैं। उत्तरकाशी के ग्राम सियोड़ा के ग्रामीण 21वीं सदी के आधुनिक काल में भी विकास के पथ से दूर हैं। आलम यह है कि ग्रामीण आज भी जिला मुख्यालय में जाने के लिए वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल इस गांव से गंगा नदी बहती है। नदी को पार करने के लिए ग्रामीण ट्रॉली और अस्थायी पुल का सहारा लेते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में ये वैकल्पिक साधन धरे के धरे रह जाते हैं। गांव की इस दशा पर ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ। गाँव में पुल की दिक्कत है, स्कूल जाने के लिए बच्चों को दिक्कत होती है, हर काम के लिए कभी कोई बीमार हो गया तो उसके लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी दिक्कत है, बिना रास्ते के क्या हो सकता है। रोड के हम इतने हाईवे के इतने नज़दीक हैं, तब भी हमें इतना मतलब एक छोटा सा पुल नहीं दे पा रहे हम यहाँ पे से। मुख्यालय से महज 2.5-3 किलोमीटर ग्राम सभा सियोड़ा, जो कि अपने आप में अपने आप को बहुत बैकवर्ड समझ रहा है, बहुत ही दूर समझ रहा है। कारण इसका ये है कि यहाँ पर जो है पुल का न होना। कई बार जो है सियोड़ा गांव के लोगों ने लिखित में भी, मुख्यमंत्री पोर्टल में भी, स्थानीय विधायक को भी और डीएम साहब को भी लिख के दिया कि हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है वो पुल की समस्या है। यहाँ पर एक टेम्परेरी पुल लगा रखा है, लेकिन जब गंगा का स्तर जब बढ़ जाता है तो ये पुल अपने आप ही बह जाता है और पूरा उनका जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है मुख्यालय से। हालांकि यहाँ पर जो है एक ट्रॉली लगी हुई है, लेकिन उस ट्रॉली को खींचने के लिए 2 आदमी जो वन साइडेड होने चाहिए ताकि वो ट्रॉली को खींच ले। लेकिन इनकी ये मांग थी कि यहाँ पर मैनुअल ट्रॉली ना होकर जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली हो, लेकिन इस ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये रह रहा है कि क्योंकि इन लोगों ने कई बार यहाँ पर जो है ज्ञापन देने के बावजूद भी इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रतिबद्धता नेतानी, रफ्तार मीडिया, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में जहां शिक्षा और रोजगार के नाम पर लगभग हर गांव खाली हो रहे हैं, तो वहीं कोरोना काल में गांव लौटे युवा अब स्वरोजगार की मिसाल कायम कर रहे हैं। बता दें कि उत्तरकाशी के दूरस्थ क्षेत्र गोरसाट गांव में युवाओं ने गांव के लोकल प्रोडक्ट जैसे टोमेटो सॉस, लिंगड़े और तिमली के अचार, स्थानीय मिर्च से बना चिली सॉस और माल्टे के जूस को बाजार में उतारकर उसे स्थानीय लोगों की आजीविका से जोड़ने का काम किया। उद्गम संस्थान में तैयार हुए इस उत्पाद की डिमांड देश के साथ विदेश में भी बढ़ी है। वहीं युवाओं का मानना है कि अगर स्वरोजगार के क्षेत्र में आज की पीढ़ी कदम आगे बढ़ाती है तो पहाड़ों से पलायन को रोका जा सकता है। ये जो हमने यहाँ पर प्लांट स्थापित किया है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया है, इसका नाम उद्गम है, उत्तराखंड देवभूमि ग्रोवर्स एंड मैन्युफैक्चरर, और इसका जो ब्रांड नेम है इसका नाम बिलानो है। बिलानो भी नाम एक भावनात्मक तरीके से निकला है, जिसमें हमारी माता पिता और हमारे गांव का जो नाम है उसमें संयोजित है। इस प्लांट को स्थापित करने का मात्र ये ध्येय है कि हम अपने क्षेत्र में
एक स्वरोजगार को स्थापित कर सकें और जिससे जो पलायन रूपी जो महामारी है उसका जड़ से उन्मूलन कर सकें। कि जैसे गांव में क्या होता है कि काफ़ी तरह के फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, फल सब्जियां मिलती हैं, तो गांव वालों को हम लोगों का मतलब उद्देश्य ये है कि वो किस तरह से उन सब्जियों का फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़राब होने से अच्छा है या आप मंडी में बाज़ार में कम दामों में बेचने से अच्छा ये है कि आप खुद का कुछ रोज़गार करके और उससे कुछ नई चीज़ें बना के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे माल्टा काफ़ी होता है तो माल्टे का आप जूस बना लीजिए। बहुत अच्छा काम ही होणु बस हमको तो बहुत बढ़िया रोजगार भी मिली बस हमारा लड़कुन यू खोली तो बहुत बढ़िया करी। लगभग कति कट छेल आप? दुई तीन कट्टा छेल एक आदमी। भारतीय सेना में अपनी अलग पहचान रखने वाली 18 कुमाऊं रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों ने अपना 48वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सैनिकों ने सेना में बिताए अपने पलों को याद किया। पूर्व सैनिकों ने बताया कि 1 जनवरी साल 1976 में भारतीय फौज में 18 कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। हमारी यूनिट 1 जनवरी 1976 को रानीखेत के मछखाली नामक स्थान पर कर्नल MS बेंस की अध्यक्षता में खड़ी हुई थी और 40 वर्षों से हमने इस यूनिट को संभाला और आज हम इस स्थिति में पहुंचे कि भारतीय सेना के गिनी चुनी यूनिटों में हमारी यूनिट का नाम है और हम आज सभी यहाँ पर 18 कुमाऊं के जितने भी परिवार हल्द्वानी में रहते हैं यहाँ पर एकत्रित होकर हर्षोल्लास के साथ 18 कुमाऊं का 48वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। पौड़ी जिले के लेंसडाउन में यहाँ पर डॉप्लर वेदर रडार अब शुरू हो गया है, जिसके चलते मौसम का सटीक अलर्ट मिल पाएगा। बता दें कि ये रडार 100 किलोमीटर के दायरे में मौसम का पूर्वानुमान देगा। पौड़ी जिले के साथ ही चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी के कुछ हिस्सों की मौसम की सटीक जानकारी भी अब मिल पाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पौड़ी में लगे इस डॉप्लर रडार का उद्घाटन जल्द कराया जाएगा। करीब 6 करोड़ की लागत से लगे इस डॉप्लर रडार से फिलहाल रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। जो रडार है कंप्लीट उसका इंस्टॉलेशन हो चुका है और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी मिलने शुरू हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप देखेंगे अब कि उत्तराखंड के लिए जो ज़्यादातर एरिया जो इन हैबिटेट एरिया है जहाँ पर लोग रहते हैं या यात्रा वाले भी जो एरियाज है तो मैक्सिमम कवरेज उसमें मिल जा रहा है। थोड़ा बहुत आप ये कह सकते हैं क्योंकि जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें वैलीज में अगर जब आप जाते हो तो कहीं ना कहीं वो ऑब्स्ट्रक्शन एक हो जाता जो सामने अंदर आप जब जाएंगे तो बहुत ऊंचे पर्वत है, हिल्स है, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए बाधा थोड़ा करता है। तो एकदम आप ये कह सकते हैं वैलीज में तो हम लोग एकदम नहीं मॉनिटर कर पाएंगे जो वेदर एक्टिविटी होती है, लेकिन ये है कि बाकी जो है चीज़ें वो उसमें अब कवर हो पाएगी। नया साल जहां कई लोगों के लिए खुशियां लेकर आता है तो वहीं देहरादून के मार्गों पर ई-रिक्शा चलाने वालों के लिए ये नया साल चुनौतीपूर्ण हो सकता है। परिवहन विभाग ई-रिक्शा पर रोक लगाने की तैयारी कर रहा है और इसके स्थान पर ई-रिक्शा संचालकों को ऑटो का परमिट देने की तैयारी कर रही है, लेकिन ऑटो संचालक इस पर सहमति नहीं बना रहे हैं। बता दें कि ई-रिक्शा को फिटनेस के आधार पर एक तय समय सीमा के बाद सड़कों से हटाया जाना था, लेकिन पिछले 10 सालों में लगातार ई-रिक्शा बढ़ते गए और पुराने ई-रिक्शा नहीं हटाए गए। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि कई मार्गों पर ई-रिक्शा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करते हुए दूसरा विकल्प प्रस्तुत किया जाएगा। तो अब आरटीए ने एक जो बैठक अभी हुई थी उसमें कुछ चीज़ों पे डिस्कस किया है और डिस्कशन में कई मुद्दे आए हैं कि ई-रिक्शा में जीपीएस लगाने की बात चल रही है, ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को कैसे रोका जाए इसके लिए एक प्रस्ताव बना करके शासन में भेजने की बात है। उसके बाद है कि जो मुख्य मार्ग हैं वहाँ ई-रिक्शा नहीं चलेंगे, खासकर जो हाईवे हमारे हैं देहरादून में 6-7 मार्ग ऐसे हैं जहाँ इनको प्रतिबंधित किया गया है, उसको बहुत सख्ती से लागू करने की बात है। कई ई-रिक्शा वाले ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के भी वो गाड़ी चला रहे हैं, तो उनके लिए है कि इसको जो चेकिंग का प्रोग्राम है, अभियान है, उसको सख्ती से चलाया जाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भू कानून को लेकर नए साल पर धामित सरकार का धाकड़ फैसला, राज्य में कृषि भूमि की खरीद फरोख्त पर लगाई रोक, बाहरी लोगों को जिलाधिकारी भूमि क्रय पर नहीं देंगे स्वीकृति।
धामी सरकार ने तैयार किया 2024 का रोड मैप। मुख्यमंत्री बोले सिलसिलेवार होगा सभी मामलों पर काम। आगामी चुनावों को संपन्न कराना एक बड़ा चैलेंज। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को मिले नए निदेशक। महावीर बिष्ट ने संभाली शिक्षा निदेशक की जिम्मेदारी। कहा शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर करने पर होगा फोकस। नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ प्रदेश भर में निजी ट्रांसपोर्टर और रोडवेज बस चालकों की हड़ताल। यात्री रहे परेशान, नियमों में बदलाव की कर रहे मांग।